दोस्तों, कुमार गगन जीएस सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लेके आए हैं संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो न कि कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है, बल्कि जो भारत में नागरिक जीवन जी रहा है उसके लिए भी जरूरी है। तो हम पिछले वीडियो में देखे थे कि क्या कहते हैं, संविधान के भाग 1 और भाग 2 देख लिए थे। आज के वीडियो में भाग 3 देखेंगे, जो मूल अधिकार हैं। तो व्यक्ति के जीवन जीने के लिए जो एकदम जरूरी है, व्यक्ति के जीवन जीने के लिए जो अधिकार एकदम जरूरी है वो है मूल अधिकार। तो मूल अधिकार को संविधान के भाग 3 में दिया गया है। तो भाग 3 में है तो कहीं न कहीं अनुच्छेद में दिया होगा। तो अनुच्छेद है 12 से 35। क्वेश्चन बराबर आता है कि क्या कहते हैं, मूल अधिकार की चर्चा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकार की चर्चा है। मूल अधिकार सिर्फ व्यक्ति के लिए है, याद रखिएगा कि मूल अधिकार व्यक्ति के लिए है, न कि किसी कंपनी के लिए है। मूल अधिकार व्यक्ति के लिए है और इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार लिया गया है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है मूल अधिकार को। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसकी चर्चा भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। क्या कहते हैं, अमेरिका के संविधान से लिया गया है और इसे भारतीय संविधान की मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह नैसर्गिक है। नैसर्गिक मतलब जन्म से ही लागू हो जाता है, न कि इसे क्या कहते हैं कानून द्वारा, संसद द्वारा लागू करवाना पड़ता है। वो जन्म से ही लागू होता है और वो इसे निलंबित कर सकते हैं। यानी मूल अधिकार और कानूनी अधिकार दो तरह के अधिकार होते हैं। तो संविधान में क्या कहते हैं, मूल संविधान में 7 प्रकार के मूल अधिकार की चर्चा थी। मूल संविधान में 7 प्रकार के मूल अधिकार की चर्चा है। वर्तमान के संविधान में 6 प्रकार के मूल अधिकार की चर्चा है। एक संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया और 6 मूल अधिकार हैं। तो संपत्ति का अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार किसे कहते हैं? कानूनी अधिकार वह अधिकार है जिसे हमसे कोई व्यक्ति नहीं छीन सकता है, लेकिन कानून छीन सकता है, सरकार छीन सकती है। जैसे हमारा जो खेत हो, अगर खेत है तो हमें खेत कोई व्यक्ति नहीं छीन सकता है। गांव के कोई आदमी या किसी शहर के कोई आदमी हमसे खेत नहीं छीन सकता है, लेकिन सरकार को जब जरूरत पड़ जाएगी हमारे खेत की तो वो छीन लेगा। भले उसके बदले मुआवजा देगा, लेकिन खेत ले लेगा। तो मूल अधिकार को न व्यक्ति छीन सकता है और न ही सरकार छीन सकता है। सरकार भी नहीं छीन सकता है और न व्यक्ति छीन सकता है। तो मूल अधिकार को कभी कभी निलंबित कर सकता है राष्ट्रपति, यानी कुछ समय के लिए रोक सकता है राष्ट्रपति, और प्रतिबंधित कर सकता है संसद। निलंबित, याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि मूल अधिकार को निलंबित कौन कर सकता है। तो निलंबित कर सकता है राष्ट्रपति और प्रतिबंधित कर सकता है, यानी एकदम रोक लगा सकता है संसद। तो कभी कभी क्या होता है कि मूल अधिकार है, हमसे कोई नहीं छीन सकता है, लेकिन ये देश के लिए घातक हो जाता है। देश के लिए घातक कैसे हो जाएगा? अगर युद्ध चल रहा है और मेरा अधिकार है सरकार से हक मांगना, और हम यानी पिछले साल ही टीचर और स्टूडेंट सरकार से एसएससी पे मांग कर रहा था कि एसएससी की एग्जाम दिया जाए, रेलवे की एग्जाम दिया जाए। और जब देश में चाइना से युद्ध चलने लगा और सब टीचर बगावत पर उतर जाए कि हम एसएससी का एग्जाम दिया जाए, तो इसके लिए निलंबित कर सकता है राष्ट्रपति और प्रतिबंधित कर सकता है संसद। जब देश में युद्ध चल रहा हो या राष्ट्रीय आपात लगा हो तब निलंबित करता है। अब इसके संरक्षक हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अगर क्या कहते हैं, प्रतिबंधित कर सकता है संसद। मेरा अधिकार है कि हम सरकार से अपना अधिकार मांगे और हम मांगे, लेकिन क्या करेगा संसद? क्या करेगा? कानून बना देगा कि कोई सरकार से अधिकार नहीं मांग सकता है। तब ये संरक्षक जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट,
ये बोलेंगे ये संसद दे रहा है, मूल अधिकार है, क्या कहते हैं, छीन नहीं सकता है। लेकिन ये कानून बना के क्या कर दिया, छीन लिया। तब इसके बाद विवाद चलेगा सुप्रीम कोर्ट में, कहे छीना, क्यों छीना, तो इसीलिए सुप्रीम क्या कहते हैं, मूल अधिकार वाद योग है, यानी इसके बाद विवाद चल सकता है, क्यों छीना, कहे छीना। तो संरक्षक है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। मूल अधिकार क्या कहते, कोई व्यक्ति आपके मूल अधिकार को हनन करता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, न इसका कोई जरूरी नहीं है कि हाई कोर्ट केस दे जाएगा तभी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हैं मूल अधिकार के मामले से। ये परिवर्तनीय है, इन्फोर्सेबल है, यानी इन्फोर्स कर सकते हैं मूल अधिकार के। वाद योग है और व्यक्ति विशेष के लिए मूल अधिकार है। इसे कराची अधिवेशन 1931 में कांग्रेस की तरफ से मूल अधिकार की मांग किया गया था। तो हम भारतीय संविधान के भाग 3 मूल अधिकार देखें। मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक है। इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसे भारतीय संविधान की मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह नैसर्गिक होता है और मूल अधिकार की निलंबन कर सकता है राष्ट्रपति। बहुत जगह क्वेश्चन आता है कि निलंबित कौन कर सकता है, तो राष्ट्रपति कर सकता है, प्रतिबंधित संसद कर सकता है, और मूल अधिकार के संरक्षक कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मूल अधिकार के संरक्षक है। हमारा मूल अधिकार प्रवर्तनीय है, वो व्यक्ति विशेष के लिए है, वाद योग है। तो ये जो चर्चा किया गया अनुच्छेद 12 से 35 तक, तो एक क्या कहते हैं, अलग अलग अनुच्छेद में अलग अलग बात होगा। तो अनुच्छेद 12 से 35 तक में आज के वीडियो में हम अनुच्छेद 12 से 18 तक देखेंगे। अनुच्छेद 12 क्या कहता है? अनुच्छेद 12 में है कि राज्य की परिभाषा। तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है। तो राज्य में कंफ्यूजन आ गया कि यूपी की परिभाषा की, बिहार की, गुजरात की, महाराष्ट्र के, कि तमिलनाडु की। तब जाके बताया कि राज्य में 3-4 तरह की बात कहा गया है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय शासन, पंचायत क्या कहते हैं, ग्राम पंचायत, नगर निगम, इस सब की बात कहा गया। और अन्य निकाय जो ONGC, LIC, क्या कहते हैं, ONGC, LIC और एयरपोर्ट, सब की जो क्या कहते हैं नियम होते हैं, ये सब की चर्चा किया गया है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार और स्थानीय शासन, तो सबका अलग अलग काम है। केंद्र सरकार का अलग काम है, राज्य सरकार का अलग काम है, स्थानीय शासन का अलग काम है। क्या अगर कोई गांव में एक रोड के इस साइड घर है एक आदमी का और उसके चाचा का घर इस साइड है, तो दोनों बिल्डिंग बनाया रोड पे, ऊपर 2 मंजिला बिल्डिंग बनाया, वो लगा के चाचा को भतीजा को लगा के नहीं मिला देते हैं, ऊपर से ढाल दिया। कोई बड़का ट्रक आया, लड़ गया इसमें। इसके लिए क्या राज्य सरकार आएगा गली गली ढूंढने के लिए, कहाँ पे कौन रोड बना दिया, कहाँ रोड पे घर बना दिया। तो इसके लिए स्थानीय शासन को पावर दिया गया है कि अगर कोई रोड पे घर बनाए तो इसका घर तोड़ सकते हैं। स्थानीय शासन में पंचायत, क्या कहते हैं, ग्राम पंचायत, नगर निगम। तो नगर निगम में क्या मेयर सब आके जांच करता है। तो क्या लोग क्या करता है कि घर बना लेगा अपने जमीन पे जितना घर रहेगा बना लेगा और सीढ़ी दे देगा रोड पे। तो इसको आता है नगर निगम वाला उखाड़ के लेके चल जाता है। तो स्थानीय शासन को भी पावर दिया गया है। और ONGC, अन्य क्या ONGC, LIC, एयरपोर्ट की अलग नियम होती है। आप एयरपोर्ट के पास यदि आपका घर है तो आप 5 ताला मकान नहीं बना सकते हैं। अगर आप 5 ताला मकान चारों साइड एयरपोर्ट के बना दिए तो क्या पायलट ढूंढेगा कहाँ रह गया एयरपोर्ट, पता चला पीछे वो एयरपोर्ट वाला वो पीछे रह गया। तो ये नहीं ना हो सकता है। इसलिए अन्य निकाय को भी पावर दिया गया है ताकि देश की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। और अनुच्छेद 13 में कहा गया है, अनुच्छेद 12 में आसान सी बात है कि राज्य की परिभाषा कहा गया है। राज्य में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकाय की चर्चा है। अनुच्छेद 13 में कहा गया है 2 बात की चर्चा है, अल्पीकरण और असंगत। अनुच्छेद 13 कहता है कि आपके मूल अधिकार को घटाया जा सकता है। कब घटाया जा सकता है? जब वो असंगत हो। यानी असंगत का मतलब हुआ कि दूसरे को ठेस पहुंचा रहा हो।
यानी हमें घूमने की स्वतंत्रता है तो किसी के बेडरूम में घूमने के लिए नहीं ले जा सकते हैं। हमें गाड़ी चलाने की स्वतंत्रता है तो किसी के घर में लगा दो। तो इस सबको यानी आपके मूल अधिकार है आपको गाड़ी चलाने का, घूमने की स्वतंत्रता है आपको वाद की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को गाली दे सकते। अगर आपको अगर बोलने की स्वतंत्रता है तो इसको भी चैन से जीने की स्वतंत्रता है, आप इसे गाली नहीं दे सकते हैं। तो आपकी अधिकार को घटाया जा सकता है तब जब यह अधिकार असंगत हो। असंगत मतलब किसी को ठेस पहुंचा रहा हो तो आपके अधिकार को घटाया जा सकता है। और इसमें चर्चा किया गया है कि संविधान लागू होने से पूर्व जो कानून है, जो संविधान लागू होने से पहले कानून बनाया गया है, अगर ये कानून मूल अधिकार को घटा रहा है तो वह शून्य होगा, इसकी मान्य नहीं होगी। और सरकार को ये ख्याल रखना होगा कि आगे भी कोई ऐसी कानून न बनाए जो मूल अधिकार को ठेस पहुंचा रहा हो, इसकी ढांचा को परिवर्तन कर रहा हो। तो इसीलिए 13 बहुत ही जरूरी है मूल अधिकार के लिए कि आपके अधिकार को घटाया जा सकता है अगर वह असंगत है तब। यानी घूमने की स्वतंत्रता है तो कहीं नहीं जा सकते हैं, इसके लिए भी जगह फिक्स है। संविधान से पहले जो कानून बनाया गया है इससे भी अगर ये मूल अधिकार की ढांचा को परिवर्तन कर रहा है तो इसे नष्ट किया जा सकता है। और सरकार से आग्रह है या सरकार को ये बात कह दिया गया है, चेता दिया गया है कि आप भी ऐसा कानून नहीं बनाइए जो कि मूल अधिकार को ठेस पहुंचाए। इसके बाद है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 12 और 13 कुछ अलग था। अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 लगभग समानता की बात करता है। तो पहला अधिकार में जो 6 प्रकार के अधिकार हैं, इसमें पहला है समानता की अधिकार। समानता की अधिकार और इसकी चर्चा है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में। विभिन्न प्रकार की समानता की चर्चा है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में। देखते हैं अनुच्छेद 14 में क्या है। अनुच्छेद 14 में समता या समानता, समता और समानता लगभग एक ही बात है। तो 2 तरह की समता की बात कहा गया है। विधि के समक्ष समता, तो विधि के समक्ष समता ब्रिटेन से लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया है। क्वेश्चन ये आता है कि विधि के हमारे संविधान में विधि के समक्ष समता कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। और विधियों के समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है। तो विधि के समक्ष समता की बात ब्रिटेन के संविधान में था, अमेरिका वाले को लगा कि नहीं ये ठीक नहीं है, ये अमेरिका वाला विधियों के समान संरक्षण अपनाया। भारतीय संविधान में दोनों लिया गया है। 20% लगभग 20-25% विधि के समान समक्ष समता की बात चलता है और 75 से 80% विधियों के समान संरक्षण भी चलता है। तो विधि के समक्ष समता क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति विधि यानी कानून से बढ़ के नहीं है, चाहे वो ऊंचा नीचा, गरीब अमीर, क्या अधिकारी गैर अधिकारी, ऐसा नहीं कि कोई अधिकारी है डीएम है और कोई गरीब आदमी है तो डीएम के लिए अलग कानून है और गरीब आदमी के लिए अलग कानून है, दोनों के लिए समान कानून है। ये बात कहता है विधि के समक्ष समता में, ये बात कहा गया है कि दोनों के लिए समान कानून है, कोई भी विधि के ऊपर नहीं है, यानी कानून के ऊपर कोई नहीं है। और विधियों के समान संरक्षण में क्या हुआ, इसमें समानता की बात क्या है कि देश में सब समान है। तो विधियों के समान संरक्षण में क्या हुआ, ये कहता है कि नहीं देश में सब समान नहीं है। आप ट्रेन में जाइए तो बच्चा का आधा भाड़ा लगता है, तो आप कोई 18 वर्ष के हैं उसे पूरा भाड़ा देना पड़ता है, पूरा किराया देना पड़ता है। वो अगर क्या केस ठोक दे कि हम भी भारत के नागरिक हैं, हमें भी क्या कहते हैं समानता का अधिकार है, तो बच्चा को आधा पैसा क्यों, हमें पूरा पैसा क्यों, महिला को कहीं भी छूट दिया जाता है क्यों। तो इसीलिए विधि के समान संरक्षण, यानी इसमें कहा गया है कि समान के लिए समान व्यवहार, यानी सबके लिए बराबर व्यवहार है।
कोर्ट में आप यानी कानून के सामने आप बड़े आदमी हैं या छोटे आदमी हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबके लिए समान व्यवहार है। सब अगर सजा हो तो सबको एक जैसा हो। कोर्ट में किसी को नहीं कि जज साहब पे केस है तो जज साहब जाएगा तो इसको कुर्सी देगा बैठने के लिए, भाई जज साहब को भी कठघारा में आके बयान देना पड़ेगा और गरीब को भी कठघारा में आके बयान देना पड़ेगा। तो अनुच्छेद 14 में समानता की बात कहा गया, विधि के समक्ष समता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया और विधियों के समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया। इसमें दो चीज अपवाद है। अपवाद क्या है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति इसमें ये कोई नियम ही नहीं काम करता है दोनों में। अब राज्यपाल यदि पद पे है तो आप इस पे केस नहीं ठोक सकते हैं, यानी आप राज्यपाल पद पे है तो कोई भी न्यायालय इससे केस नहीं चला सकता है। क्यों? इसे अधिकार है कि वो सजा को माफ कर सकता है। तो इस पर सजा हुआ कि राष्ट्रपति को 10 साल की कारावास हो जाएगा, लिखेगा मैं फलाना कुमार अपनी सभी सजा माफ करता हूँ, सजा माफ हो गया। क्या यहाँ पे क्या हुआ? न्यायालय की तौहीन होगी। इसीलिए राज्यपाल और राष्ट्रपति अपवाद में है, इससे कोई नियम नहीं लगता है। तो राज्यपाल भी अपनी सजा को माफ कर सकता है और राष्ट्रपति भी अपनी सजा को माफ कर सकता है। हाँ, जब ये पद से हट जाए, जब तक पद पे है तब तक कानून नहीं लगेगा, यानी इस पे केस नहीं चलेगा, मुकदमा नहीं चलेगा। जब ये पद से हट गया तो इस पे केस लगेगा। मर्डर किया है तो मर्डर का केस लगेगा और सजा भी होगी, लेकिन जब तक पद पे है तब तक नहीं लगेगा। इसके बाद अनुच्छेद 15 में क्या 15 कहा गया है, राज्य केवल, राज्य मतलब पूरी देश की बात कर रहे हैं, केवल धर्म, राज्य केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान का आधार पे भेदभाव नहीं कर सकता है। किसी भी व्यक्ति को आप उसके धर्म या वंश, इसका वंश जो है यानी किसी का दादा कोई गलत काम किया, मर्डर के केस में जेल चला गया हो या जेल में मर गया हो, उसके आधार पे या कोई गलत काम किया हो उसके आधार पे उसके बेटा पोता से भेदभाव नहीं कर सकते कि तुम्हारा दादा ऐसा किया था। जाति के आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, लिंग के आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते और जन्म स्थान के आधार पे भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं। जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव होगा, यानी समाज में सब देखा जाता है। लेकिन अगर आप करते हुए पकड़ा गया, क्या कहते हैं, प्रूफ मिल गई कि आप जन्म और धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव किया है तो आपको सजा हो सकती है। कानून क्या कहता है, हम अंधा है, जो हमें क्या सबूत पेश कर देगा, प्रूफ कर देगा वही सही है। तो अगर सबूत मिल गया तो केस होगा, नहीं मिला नहीं होगा। इसमें कहा कि राज्य केवल यानी धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, केवल इस आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अगर किसी को कोई बीमारी है उसके आधार पे आप भेदभाव कर सकते हैं। अभी मान लीजिए जैसे कोई कोरोना पॉजिटिव है, 5 आदमी बैठा है, 5 आदमी बैठा है, वहाँ पे आ गया, तो आप इससे दूर जा सकते हैं, इसे भगा सकते हैं कि क्यों, इससे बीमारी है। तो संविधान सिर्फ ये कहता है कि धर्म, जाति, मूल वंश और लिंग के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते। जन्म और स्थान के आधार पे भी भेदभाव होता है। बिहार के लोग कहीं भी जाते हैं, महाराष्ट्र चलो या दिल्ली चलो, बिहारी करके बोलता है, वहाँ पे भी भेदभाव किया जाता है। इसमें भी अपवाद है। अपवाद में क्या है, जाति के आधार पे जो आरक्षण मिलता है ये अपवाद। आप कहा गया है कि धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आरक्षण दिया जाता है। आरक्षण धर्म के आधार पे नहीं, जाति के आधार पर आरक्षण दिया जाता है। महिलाओं को अधिक आरक्षण दिया जाता है, लिंग के आधार पर आरक्षण दिया जाता है, जन्म स्थान के आधार पर भी आरक्षण दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति पहाड़ी इलाका का हो तो उसे बिहार पुलिस हो, दरोगा हो, आर्मी हो, इसमें हाइट कम लिया जाता है। ये क्या हुआ, जन्म स्थान के आधार पर आरक्षण हुआ। कोई फॉर्म भराता है तो लिंग के आधार पर भी आरक्षण होता है, महिला से कम पैसा लेता है, पुरुष से ज्यादा पैसा लेता है। धर्म क्या जाति के आधार पर भी आरक्षण होता है। कोई फॉर्म भराता है तो ओबीसी, एससी, एसटी को ज्यादा पैसा दे, ओबीसी जनरल को ज्यादा पैसा देना पड़ता है और एससी, एसटी को आरक्षण है कम पैसा देना पड़ता है। 500 के फॉर्म 100 में भर देता है।
तो जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे और जन्म स्थान के आधार पे भी भेदभाव होता है, तो ये आरक्षण होता है। तो यहाँ पे न्यायालय का कहना है कि आरक्षण पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, इसीलिए इसमें आरक्षण क्या कहते हैं भेदभाव किया जा सकता है। तो पॉजिटिव की बात हो तब भेदभाव किया जा सकता है। समाज में कई वर्ग के लोग रहते हैं, कोई बहुत अमीर है, कोई गरीब है, कोई और अमीर है। तो संविधान में कहा गया है कि जो अमीर है बढ़ रहा है उसे बढ़ने दीजिए, इसे मत रोकिए, इसको भी बढ़ने दीजिए, अमीर है बढ़ रहा है बढ़ने दीजिए। लेकिन जो गरीब है उसको आप आरक्षण देते, यानी कोई गाड़ी क्या होता है, कोई गाड़ी बहुत तेजी से चल जाता है, कोई कमजोर गाड़ी रहता है तो फंस जाता है, तो इसको क्या करते हैं धक्का देके बाहर निकाल देते हैं। तो वही हुआ कि आरक्षण जिसको मिला है धक्का देके समाज को बराबर करना चाहता है कि जो बढ़ रहा है उसको पकड़िए। आप आरक्षण इसीलिए देता है कि जो बढ़ रहा है आप भी बढ़ के उसे पकड़ लीजिए। जब तक ये बराबर नहीं होगा तब तक आरक्षण मिलता रहेगा। पहले संविधान में सिर्फ 10 साल के लिए ये बात आरक्षण की बात कहा गया था, इसको संशोधन कर करके बढ़ाया गया। तो ये पॉजिटिव व्यू से दिया जाता है कि समाज को एक बराबर रूप से समानता के लिए लाया जाए, समानता के रूप में लाया जाए, इसके लिए आरक्षण दिया जाता है। तो अनुच्छेद 15 क्या कहता है, राज्य केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। लेकिन आरक्षण क्या है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, इसीलिए आरक्षण मिलता है और भेदभाव होता है। इसके बाद अनुच्छेद 16 क्या कहता है, किसी नियोजन नियुक्ति में सबके लिए बराबर क्षमता होगी। तो इसमें भी कहा गया है कि केवल धर्म, मूल, जाति और वंश के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अगर कोई किसी को स्टाफ की नौकरी करना है तो विकलांग आदमी को स्टाफ की नौकरी नहीं दे सकता है, क्योंकि वहाँ मजबूरी होती है। तो वहाँ पे क्या कहता है भेदभाव किया जा सकता है। हाँ, अगर कोई छोटे वर्ग के आदमी को दफ्तर में नौकरी करना है तो वहाँ पे भेदभाव नहीं किया जा सकता है, उसे भी दफ्तर में नौकरी दिया जा सकता है। बड़े आदमी को जैसे मिलता है वैसे उसे भी मिल सकता है। वहाँ पे भी आरक्षण क्या कहते हैं, आरक्षण अपवाद में है, अपवाद में है आरक्षण। आरक्षण क्यों अपवाद में, यानी कहीं पे महिलाओं के लिए 50% सीट रहता है, महिलाओं के लिए 50%, बिहार में अक्सर रहता है महिलाओं के लिए 50% सीट अलग से। अब क्या कहते हैं 50% में पुरुष मरो, तो यह क्या है, आरक्षण है, महिलाओं का आरक्षण दिया गया है बिहार में 50% सीट पे। इसीलिए किसी भी, यानी आप बिहार पुलिस का रोड ले लीजिए, पुरुष के लिए 1600 मीटर की होती है, महिलाओं के लिए क्या 1 किलोमीटर की होती है। इसीलिए आरक्षण दिया गया है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के लिए। लिंग के आधार पर भी भेदभाव होता है, लेकिन ये क्या है, आरक्षण है, समाज को बराबर करने के लिए आरक्षण देता है। कहा गया है अस्पृश्यता कानून, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत कानून, इस पर 1955 में कानून बनाया गया और 1971 में जाके इस कानून को सख्त कर दिया गया। सॉरी 1976 क्या अस्पृश्यता कानून अनुच्छेद 17 में कहा गया है और 1955 में इस पर कानून बनाया गया और 1976 में जाके इस कानून को और सख्त कर दिया गया। इसके बाद अनुच्छेद 18 है, अनुच्छेद 18 में क्या कहा गया, उपाधियों कानून। इसका अर्थ क्या हुआ कि सम्राट, सुल्तान, राय बहादुर, राज बहादुर, राजा साहब, इस सब की उपाधि आप धारण नहीं कर सकते हैं। पहले राजा महाराजा उपाधि धारण करता था, सम्राट अशोक, रजिया सुल्तान। तो आप सुल्तान, सम्राट, राय बहादुर, राज बहादुर ये सब उपाधि धारण नहीं कर सकते हैं। और दूसरा बात यह है कि आप भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण ये सब ले सकते हैं आप। ये इसको अनुच्छेद 18 के तहत ही दिया जाता है। और क्वेश्चन पूछता है कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है, अनुच्छेद 18 के तहत ही दिया जाता है। तो इसमें कहा गया आप ये सब ले सकते हैं, इसमें कोई रोक नहीं है, लेकिन आप इसको नाम से पहले या नाम के बाद नहीं लगा सकते हैं। आप ऐसे नहीं यूज कर सकते हैं कि भारत रत्न फलना कुमार या फलना कुमार भारत रत्न, आप लिख नहीं सकते हैं। हाँ, कभी बोल सकते हैं कि देखिए हाँ हमको भारत रत्न मिला है, हमको पद्मश्री मिला है, ये सब बोल सकते हैं, लेकिन लिख नहीं सकते। आप
कोई कोई दरवाजे के गेट पे लिखता है कि अधिवक्ता फलना कुमार, तो आप ये नहीं लिख सकते हैं कि भारत रत्न फलना कुमार। ये लिखेंगे तो आपकी उपाधि खत्म कर दी जाएगी और ले लिया जाएगा। तो बात यही हो जाएगी गाँव की में वो कहावत है, भैंसो गेल पग हो गेल। तो इधर तो उपाधि ही रही है, नाम पीछे ही लगा। तो इसीलिए ये सब का प्रयोग आप नाम के पहले यानी उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं कर सकते हैं। नाम के पहले या नाम के बाद नहीं कर सकते हैं। हाँ, जब शैक्षणिक योग्यता के विषय पे आपको कोई पुरस्कार दिया हुआ है या किसी पद पे है तो आप लोग क्या करते हैं, शान से लगाते हैं, ब्रिगेडियर अशोक कुमार सेवानिवृत्त शिक्षक, फलना कुमार सेवानिवृत्त शिक्षक, फलना कुमार शिक्षक, दरोगा, फलना कुमार वकील, ये सब लगा सकते हैं। ये सब शैक्षणिक योग्यता है, न कि कोई पुरस्कार है। और इसमें कहा गया है कि विदेशियों द्वारा दिया गया क्या पुरस्कार आप नहीं ले सकते हैं। यानी कोई रत्न विदेशी देता है तो आप, विदेशी राज देता है तो आप नहीं ले सकते हैं। और कोई पुरस्कार दे रहा है विदेशी राज तो आप राष्ट्रपति के अनुमति के बिना नहीं ले सकते हैं। अगर विदेशी से कोई पुरस्कार लेना है किसी भी शैक्षणिक योग्यता के बारे में, किसी के बारे में, तो आपको राष्ट्रपति से अनुमति लेना पड़ेगा। ये बात कहा गया अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में कहा गया उपाधियों के अंश, यानी सम्राट, सुल्तान, राय बहादुर, राज बहादुर, इस तरह की उपाधि आप धारण नहीं कर सकते हैं। अगर आपको भारत रत्न, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण मिला है तो आप इसको नाम से पहले या नाम के बाद नहीं जोड़ सकते हैं, नहीं तो आपकी उपाधि खत्म कर दी जाएगी। और ये समाज में समानता बनाने के लिए किया गया है कि आप कोई अपने नाम में सम्राट लगा देगा तो नाम का भारी भरकम लगने लगता है, इसलिए समानता के लिए ये बात कह रहे हैं। अगर कोई कहीं बैठा है और बोल देगा कि हमको भारत रत्न मिला है, इसको लोग ज्यादा सम्मान देगा। इसीलिए समानता को बढ़ावा देने के लिए ये सब बात कहा गया। आप कोई लोग शाम से लिखते हैं डॉक्टर फलना कुमार, इंजीनियर फलना कुमार, ये सब शैक्षणिक योग्यता है, न कि पुरस्कार है। तो हम देख लिए कि अनुच्छेद 14 से 18 कहीं धर्म के नाम पे समानता, धर्म, जाति, लिंग से समानता, तो कोई अस्पृश्यता के अंत करके समानता की बात किया, तो कई उपाधियों के अंत करके समानता की बात किया। यानी 14 से 18 जहाँ तक सब में समानता की बात कहा है। अनुच्छेद 12 में कहा राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 में कहा कि आपके मूल अधिकार को अल्पीकरण किया जा सकता है जब वो असंगत हो, और सरकार कोई ऐसी कानून नहीं बनाए जो मूल अधिकार को घटा रहा हो, और जो पहले का कानून है अगर मूल अधिकार पे ठेस पहुंचाता है तो इसे खत्म किया जा सकता है संविधान लागू होने से, जो पहले की कानून है। और अनुच्छेद 14 में भी समानता की बात कहा है, 15 में भी समानता, 16, 17, 18 में भी समानता की बात कहा है। तो अनुच्छेद 14 से 18 क्या है, समानता के अधिकार है। तो हम आज मूल अधिकार के एक टॉपिक समानता के जो अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 वो देखिए। अगले टॉपिक में जो अगला अधिकार है वो पूरा हम देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। इसके बाद